तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी का। आज हम दूषण की जो चैप्टर है उसमें पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्धन वंश जो है परिचय, गुप्त वर्धन वंश के परिचय जो है गुप्तों के पतन एवं हुणों के आक्रमण के बीच कई छोटे राज्य का उदय हुआ। उसमें पश्चिमी भाग में वर्धन वंश का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईस्वी में। तो स्रोत की बात करें तो बाणभट्ट की हर्षचरित कादम्बरी, बाणभट्ट की हर्षचरित कादम्बरी और हेनसंकी सियुकी और पुलकेशिन द्वितीय की जो ऐहोल अभिलेख और कलहण की राजतरंगड़ी से हमें जो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के जो आगे जो शासक बनते हैं, प्रमुख शासक, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के प्रमुख शासक, तो इसमें संस्थापक की बात करें तो पुष्पभूति वंश का संस्थापक पुष्पभूति होता है और इसकी राजधानी थानेश्वर और प्रमुख शासक अनेक शासक हुए, जिसमें सबसे प्रमुख शासक होता है प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन ये ब्रह्मभट्टारक जैसी उपाधियों को धारण करता है और इसका जो शादी होता है प्रभाकर का यशोमती के साथ होता है और यशोमती से 3 पुत्र जन्म लेते हैं, जिसके बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन, एक पुत्री होती है जिसका नाम राजश्री होता है, एक पुत्री होती है जिसका नाम राजश्री होता है। राजश्री जो पुत्री होती हैं, राजश्री का विवाह कनौज के मुखोरी राजा ग्रीव वर्मा के साथ होता है। ठीक है, तो जब राजश्री का विवाह हो जाता है कनौज के मुखरी राजा ग्रीव वर्मा के साथ, तो जो मालवा का शासक होता है, मालवा का शासक देवगुप्त ने ग्रीव वर्मा राजश्री का पति होता है, उसकी हत्या कर देता है और जो राजश्री होती है उसको बंदी बना लेता है। तो इस बात को जब पता राजवर्धन को लगती है तो राजवर्धन जो है कि देवगुप्त की हत्या कर देता है, पर राजवर्धन देवगुप्त की तो हत्या कर देता है। करने के बाद उसके बाद होता है कि गौड़ शासक शशांक धोखे से राजवर्धन की हत्या कर देता है, क्योंकि जो राजवर्धन हत्या देवगुप्त के करता है तो देवगुप्त जो था वो शशांक का मित्र था, तो मित्र के बदला ये स्वयं लेता है। पर होता है क्या कि राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर देता है, धोखे से शशांक राजवर्धन की हत्या कर देता है। फिर अल्प आयु में, आप कहें तो उस समय हर्षवर्धन का करीब आयु 16 वर्ष था। अल्प आयु में वो अपने शासन को संभालने के लिए गद्दी पर बैठता है 16 वर्ष की अवस्था में, 606 ईसा पूर्व। उस समय उसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन जो है कि शशांक को पराजित करता है और कनौज को जीत
जीत लेता है और उसे अपनी बहन को कैद से छुड़ाता है। एक कहा जाता है कि जब शशांक को ये पराजित कर उसे अपनी बहन को कैद से छुड़ाने की दौड़, तो जो उसकी बहन होती है जंगल में भाग गई होती है और वो लास्ट पॉइंट पर अपनी आत्महत्या करने वाली थी। उसको जो राजवर्धन उस जो ये हर्षवर्धन है उसको बचा लेता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कनौज को ये अपनी राजधानी बनाता है हर्षवर्धन। और इसी के समय हेनसंग जो हेनसंग होता है यात्री, हर्ष के समय ही भारत आया था। और जो ये हर्ष आया था एक चीनी यात्री था और ये हेनसंग जो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और पढ़ने के बाद अनेक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उसके बाद कुछ शिक्षक के रूप में भी ये काम किया। और हर्षवर्धन जो हेनसंग है, हेनसंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति के पंडित के नाम से भी इसको पुकारा जाता है हेनसंग को। तो जो ये हर्षवर्धन होता है, तो हर्षवर्धन जो कि कुशल सैनिक और योग्य शासक होने के साथ साथ एक कलम से भी उतने ही ताकतवर था। हर्ष ने प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है। कहा जाता है कि हर्ष ने ये खुद किताबें न लिखकर किसी दूसरे से किताबें लिखवाई और उसको नाम न देकर या अपना नाम किताबों पर जो अंकित करवाता है उसका जो नाम कभी कभी आता है, उसका नाम कवि का जो नाम होता है उसका धंग कवि जो होता है उसकी कि वह लिखा है, उस नाम से भी लोग कवि जानते हैं। लेकिन जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वो हर्ष के ही किताबों का नाम पूछा जाता है और हर्ष के ही नाम रहता है। हर्ष भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा गया है, पर ऐसा नहीं है। इसके बाद भी कई शासक हिंदू हुए। इसको लेकर जो है विद्वानों में मतभेद है। हर्ष ने कनौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा का आयोजन कराया। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग के संगम पर एक समारोह महामोच परिषद का आयोजन कराता था। और हर्ष के समय जो है कि कहा जाता है कि हर्ष जो था, हर्ष के समय सबसे अधिक व्यापार के लिए जो स्थान प्रचलित था